Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 7th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 7 दिसंबर 2021 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं डेली बेसिस पर करता हूँ कि यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करके काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो हमेशा की तरह हम लोगों ने टारगेट रख रखा है 1K प्लस लाइक्स का। आज भी इस वीडियो पर 1000 लाइक्स को क्रॉस करवाने हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ क्विज का डिस्कशन भी करते हैं। मतलब कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से सुनना होगा। लास्ट में मैं आपके साथ इस क्विज को शेयर करूंगा, इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और लास्ट में आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे अगर आप वीडियो को अच्छे से सुनते हो। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाया हूँ, इनके रिगार्डिंग मेरे को नॉलेज हो चुकी है। अब हम लोग अपने कल वाले क्विज प्रैक्टिस की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि ये जो क्विज प्रैक्टिस है ये डेली बेसिस पर चल रही है। तो 5 दिसंबर वाली आंसर कीज क्या है यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन अब जब इन दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, इसमें से एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मित्र शक्ति। और साथ ही साथ इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होती है इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्लिनेक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाल ही में नागालैंड ने अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया 1 दिसंबर 2021 को। ये कौन सा स्टेटहुड डे था? तो ये था 59th स्टेटहुड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रिसेंटली जो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट है ये आई और इस रिपोर्ट ने बताया दुनिया की सबसे महंगा शहर, अब यहाँ पर दुनिया का सबसे महंगा शहर रहने लायक कौन सा है? तो वो इजराइल का कैपिटल है तेल अवीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नागालैंड आज के टाइम पर देखो काफ़ी चर्चा में देखने को मिलेगा, प्लस उसके बाद नागालैंड को एक स्टेट बनाया गया था, एक राज्य बनाया गया था, कौन से साल में? तो वो 1 दिसंबर 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पब्लिक अकाउंट कमेटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1921 में, ठीक है। और इससे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में सारी चीज़ें मेंशन थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है? मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो पाइका विद्रोह या फिर पाइका रेबेलियन है 1817 का, मतलब यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसिकली पाइका रेबेलियन कौन से साल में हुआ था? 1817 में हुआ था, सेपॉय म्यूटनी से पहले। खासकर अगर हम बात करें 1857 के रिवोल्ट से पहले पाइका रेबेलियन हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट उसके बाद वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट कौन बनाता है, इसको कौन कंपाइल करता है, इसके पीछे कौन सी बॉडी है? तो उसका नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आप लोगों ने सभी के आंसर बिल्कुल सही दिए होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, नवंबर के महीने का जो मंथली करंट अफेयर का कंपाइलेशन है इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर आप लोग इसको देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। मतलब कि नवंबर के महीने के जो भी करंट अफेयर हैं, पॉलिटी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, इकॉनमी के, एनवायरमेंट के, सभी करंट अफेयर को इस इकलौते वीडियो में कवर कर दिया गया है। तो जाकर मेक श्योर करें, देखें ज़रूर और प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। इसका पीडीएफ ही मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी यहाँ पर ग्रेटर टिप्रा लैंड की मांग चल रही है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर हमारे जो पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं उससे लेकर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलने वाली है कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है। तो ग्रेटर टिप्रा लैंड की मांग चल रही है, कहाँ पर? त्रिपुरा के अंदर। आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है उससे पहले ये जान लो कि आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और मैं आपको सारे सोर्सेज दिखाता रहूंगा कि कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को लिया जा रहा है। तो हुआ क्या है, अभी हाल ही में बहुत सारे जो ट्राइबल आउटफिट हैं वो सब साथ में इकट्ठा हो गए, सब यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिल गए और सब एक साथ डिमांड ये कर रहे हैं कि बिल्कुल हम लोग को एक सेपरेट स्टेट चाहिए जिसका नाम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होगा। तो सब लोग साथ में आ चुके हैं, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज साथ में मिल चुकी हैं। 2 पॉलिटिकल पार्टीज आपको पॉपुलरली देखने को मिलेंगी, एक का नाम है त्रिपुरा मोथा और दूसरे का नाम है IPFT। त्रिपुरा मोथा इसकी फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर आप कह सकते हो त्रिपुरा एक्रोनिम है किसका?
तिपराहा इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस का, ठीक है। उसके बाद जो IPFT है, ये एक्रोनिम है किसका? इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा का। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आज के टाइम पर आप लोग को देखने को मिलेंगी। ये दोनों भी काफी हद तक साथ में आ चुकी हैं और एक साथ डिमांड की जा रही है कि बिल्कुल हम लोग को एक अलग से स्टेट चाहिए, एक सेपरेट राज्य चाहिए जिसका नाम ग्रेटर त्रिपुरालैंड होगा। अब यहां पर ये जो डिमांड है बेसिकली, अब ये किस बेसिस पर की जा रही है? तो देखो, जो पार्टीज हैं इन्होंने डिमांड तो करी है, लेकिन किस बेसिस पर इन्होंने बोला कि जो केंद्र सरकार है उसको क्या करना चाहिए? उसको यहां पर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जो हमारे संविधान का आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है, इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहां पर एक सेपरेट स्टेट को बना सकते हैं। तो यहां पर इन दोनों आर्टिकल के अंदर सेपरेट स्टेट बनाने के सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं। अब क्या है, त्रिपुरा की जब हम बात कर रहे हैं तो त्रिपुरा के अंदर आपको लगभग 19 ट्राइबल पीपल आपको देखने को मिलेंगे, खासकर 19 ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे। उन ट्राइब्स के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्राइब है वो है त्रिपुरीज, ठीक है। तो आप देख पाओगे त्रिपुरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्राइब है और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर में आपको यहाँ ये वाली ट्राइबल पीपल देखने को मिलने वाले हैं। और साल 2011 का जो सेंसस है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 5.92 लाख के आसपास त्रिपुरीज यहाँ पर इसके अंदर इस राज्य में देखने को मिले हैं। उसके बाद ब्रू और रियांग की ट्राइब है, जमातियाज ट्राइब है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नंबर में ट्राइब पाई जाती है वो त्रिपुरीज है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो इन्हीं की सबसे ज्यादा डिमांड है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है ना, इनकी जो जनसंख्या है वो लगातार कम हो रही है, ये लोग माइनॉरिटी के कैटेगरी में आ चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, इतिहास बताऊंगा इसका। तो सबसे पहली बात हमने ये देखा कि इन लोगों की मांग है कि भाई जो हमारी केंद्र सरकार है वो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करे और यहां पर इसको एक सेपरेट स्टेट बनाए। तो आखिर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 क्या है, मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बता देता हूं। जो हमारी पार्लियामेंट है यहाँ पर वो बेसिकली एक तरीके से एस्टेब्लिश कर सकती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर चल सकती है, एक नया स्टेट बना सकती है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के प्रोविजंस के बेसिस पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त और होती है, जो पार्लियामेंट है वो एक नई यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकती, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट बनाया जा सकता है, एक यूनियन टेरिटरी नहीं बनाई जा सकती। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी हम लोग कब बनाते हैं और उसके लिए बनाने के लिए पीछे हम लोग को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होता है, तो एक यहाँ पर संशोधन चाहिए होगा, तब हम जाकर यूनियन टेरिटरी बना पाएंगे। लेकिन स्टेट्स यहाँ पर बनाया जा सकता है, स्टेट सेपरेट यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बेसिस पर। जैसे कि एग्जाम्पल है सिक्किम का, तो आपको मालूम होगा जो स्टेट्स लाइक सिक्किम, ये पहले भारत की टेरिटरी के अंदर नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ, बाद में यहाँ पर इसको हमने अपने कंट्री का पार्ट बनाया आर्टिकल 2 से, ठीक है। आर्टिकल 2 के अंदर जो प्रोविजंस है इसके अंडर यूज करने के बाद, उसके बाद आर्टिकल 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 3 यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट बहुत सारे लॉज को बना सकती है कि हाँ किस प्रकार से एक नया राज्य को, एक नए स्टेट को फॉर्म किया जा सकता है। तो नए स्टेट को बनाने के लिए यहाँ पर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में पार्लियामेंट को पावर मिलती है आर्टिकल 3 के अंदर। तो बेसिकली सिंपल सा फंडा यह है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि हम लोग एक नया स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी के हम लोगों को क्या चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ। ये जो पूरा का पूरा मैप है ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है, ठीक है। ये पहले आप देख पाओगे, ये है हमारा महान भारत, और इंडिया में आप इस वाले रीजन को देखोगे तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। और पता है इस पूरे पार्ट में इसी प्रकार की मांग चलती रहती है, अलग अलग जो ट्राइब्स हैं उनके थ्रू ये मांग चलती है, हम लोग को एक सेपरेट स्टेट चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जब त्रिपुरा की बात करते हैं तो इसके अंदर मैं इस मैप को थोड़ा सा और जूम करूंगा, ये आप लोग देख पाओगे एग्जैक्टली ये वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नीचे असम, इधर मेघालय, उसके बाद यहां पर असम, ठीक है। आप लोग दिख रहा है ये असम वाला एरिया है, ये येलो कलर का असम वाला एरिया है। असम के नीचे ही आपको ये वाला जो रीजन है ये त्रिपुरा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला रीजन कौन सा? ये त्रिपुरा है। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे त्रिपुरा किसके साथ बाउंड्रीज को शेयर कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2 राज्यों के साथ बाउंड्रीज को शेयर कर रहा है, असम के साथ शेयर कर रहा है और इधर यहां पर मिजोरम के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। 2 स्टेट के साथ बाउंड्रीज को शेयर कर रहा है, लेकिन इधर से जो लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर कर रहा है किस कंट्री के साथ? बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ भी बहुत ज्यादा बाउंड्रीज को शेयर करता है त्रिपुरा, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बारे में आगे चर्चा होने वाली है, बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा रोल है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को यहां पर अच्छे से पहले इस मैप को क्लियर करवा रहा हूं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने मैप देखा। अब इस मैप को आप लोग इस प्रकार से देख पाओगे, ठीक है। अगर जूम करें त्रिपुरा के मैप को तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, इधर बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा, ऊपर असम देखने को मिलेगा, नीचे की साइड मिजोरम देखने को मिलेगा, और ये पूरा त्रिपुरा हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मांग है कि हम लोग को थोड़ा सा एरिया बांग्लादेश का भी चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं। लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पर ये लोग फिर उसके बाद बोलते हैं हम अपने राज्य के अंदर ही हम लोग को एक थोड़ा सा एरिया चाहिए, जिसको हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बोलेंगे। मतलब आप कह सकते हो पूरा यहाँ पर हम लोग को एक अलग से सेपरेट स्टेट चाहिए, एक अलग से हमें राज्य बनाना है जिसका नाम होगा ग्रेटर
सेपरेट त्रिपुरा लैंड। ठीक है, ये इनकी यहाँ पर मांग बैठ रही है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इस मैप को अच्छे से समझ लिया है, मैप आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब होता क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को कवर करते हैं कि आखिरकार इसके पीछे का इतिहास क्या है। जो त्रिपुरा है बेसिकली एक किंगडम हुआ करता था, और इस किंगडम को रूल कौन करता था, एक हमारी माणिक्य डायनेस्टी थी, उसके थ्रू यहाँ पर इस पूरे किंगडम को रूल किया जाता था। लेकिन होता क्या है 1949 में यहाँ पर इस त्रिपुरा को ये जो डायनेस्टी है ये साइन कर देती है भारत के साथ, मतलब भारत के साथ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया जाता है। जैसे आपको मालूम होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो वहाँ पे हरि सिंह जी थे, इन्होंने यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था भारत के साथ, और फिर उस टेरिटरी को क्या करा, इंडिया के साथ ऐड कर दिया गया था। उसी प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पर माणिक्य डायनेस्टी ने भी क्या किया, त्रिपुरा को एक तरीके से भारत के साथ साइन कर दिया 1949 में। तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन त्रिपुरा सबसे पहली बात, मतलब सबसे पहले किस किंगडम के अंदर आती थी, तो माणिक्य डायनेस्टी के अंदर में आती थी। आप लोग को ध्यान रखना है इसके बारे में। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो उस समय इनकी पॉपुलेशन बहुत हुआ करती थी। देख पाओगे 1949 में त्रिपुरा क्या हो गया, भारत के टेरिटरी में आ गया। उसके बाद आप कह सकते हो उस समय पर क्या हुआ, हमारा जो भारत है वो भी आज़ाद हो चुका था, 1947 में आज़ाद हो चुका था। उसके बाद ये 1949 की बात है। अब उसके बाद कहानी जब आगे बढ़ती है, समय आता है 1971 का। अब 1971 में एक वॉर होती है, आप लोग को मालूम होगा वो वॉर कौन सी थी, आप लोग ये वाली वॉर देख पाओगे 1971 में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान इन दोनों के अंदर हो जाती है एक वॉर। आपको इसके बारे में मालूम होगा, पहले क्या आता था, जो ये बांग्लादेश वाला रीजन है ये भी पाकिस्तान ही हुआ करता था, लेकिन इसको हम लोग ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, और ये वाला जो पाकिस्तान है इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। लेकिन जो 1971 में ये वॉर हुई, इसके बाद क्या हुआ, ये बांग्लादेश बना। ठीक है, क्या हुआ, ये बांग्लादेश बना। तो आपको ध्यान रखना है, वॉर के बाद ये अलग से पाकिस्तान अलग हो गया और ये जाकर बांग्लादेश बना। अब जब बांग्लादेश बना, बहुत सारे लोग यहां से निकलकर कहां पे एंट्री करने लगे, त्रिपुरा के अंदर एंट्री करने लगे, क्योंकि यहां पर कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी। और अभी मैंने आप लोगों को इसी चक्कर में मैप दिखाया था कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्रीज को शेयर करता है त्रिपुरा। आप देख पाओगे त्रिपुरा है और इधर पूरा बांग्लादेश देखने को मिलेगा। तो लोग यहां से एंट्री कर गए त्रिपुरा के अंदर। अब जब लोग एंटर कर गए तो क्या हुआ, जो त्रिपुरा के अंदर इनकी जो ट्राइबल पीपल की पॉपुलेशन थी वो जनसंख्या लगातार कम होती हुई नजर आई। 1881 के अंदर जो ट्राइबल पीपल थे उनकी जनसंख्या 63.77% के आसपास हुआ करती थी। लेकिन हुआ क्या, अब यहाँ पे 2011 का सेंसस ये बताता है कि इन ट्राइबल पीपल की जो जनसंख्या है वो 31.80% देखने को मिलेगी। मतलब आप देख पाओगे कितनी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है ना। और कहना यह है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बांग्लादेश से एंटर करें, और जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर त्रिपुरा के जो ट्राइबल पीपल हैं वो सब माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं। इस वजह से यहाँ पर त्रिपुरा मांग ये कर रहा है कि हम लोग को एक अलग से स्टेट चाहिए, एक अलग से सेपरेट स्टेट चाहिए। हम लोग किसी को भी एंट्री नहीं देने वाले, और यहाँ पर जो लोग हैं उन्हीं को रखा जाएगा, खासकर जो त्रिपुरा से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाउंड्रीज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, 860 किलोमीटर तक का एक लॉन्ग बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ। तो आप लोग देख पाओगे कि कितना बड़ा बाउंड्रीज को शेयर करता है। इसी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ देखने को मिला। तो आज के टाइम पर जो त्रिपुरा के लोग हैं वो माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या कम हो चुकी है। अब क्या हुआ, देखो बहुत पहले से मांग चल रही है कि हम लोग को एक अलग से एक सेपरेट स्टेट चाहिए। ठीक है, इसकी मांग बहुत पहले से उठ रही है। लेकिन हम लोगों ने किस प्रकार से इस मुद्दे को ठंडा किया था, हम लोगों ने क्या किया, इन ट्राइबल पीपल को कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया। ठीक है, तो आप देख पाओगे त्रिपुरा के अंदर इनका खुद का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जिसका नाम है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, अब ये क्या है, इस काउंसिल के बेसिस पर अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका खुद का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो अपने लिए यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाकर ये चल सकते हैं। तो हमने इनको ये वाला पार्ट दे दिया, मतलब ये वाला जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इसकी पावर्स इन लोगों को दे दी गई। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इस मुद्दे को ठंडा किया गया। थोड़े टाइम तक माने रहे, लेकिन अब वापस से मांग उठ रही है कि हम लोग को एक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। अब आप देख पाओगे, मैंने एक चीज आपको बताया कि जो खास कर ये त्रिपुरा वाला एरिया है इसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो दिया गया, लेकिन किस बेसिस पर, हमारे संविधान में 6th शेड्यूल के अंदर ये सारी चीजें मेंशन्ड हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, हमारे संविधान का 6th शेड्यूल क्या बोलता है, यहाँ पर एक तरीके से जो ट्राइबल पीपल हैं इनको हम लोग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दे रहे हैं। और आज के टाइम पर आप देख पाओगे 4 स्टेट हैं, कौन कौन से, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये 4 स्टेट हैं जिनका खुद का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को मिलेगा। मेघालय के अंदर आपको ये 3 काउंसिल देखने को मिलेंगे, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स पर, ये आप देख पाओगे, ये राय गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे मिजोरम के अंदर आप देख पाओगे चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो मिजोरम के अंदर मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। त्रिपुरा के अंदर मैंने अभी आप लोगों को दिखाई दिया है। ठीक है, त्रिपुरा के अंदर कौन सा काउंसिल है,
तो ये आप लोग देख पाओगे, ये वाला काउंसिल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये सारी चीज़ें कहाँ पर मेंशन्ड है, तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान के 6ठे शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज़ को पावर दे रहे हैं कि वो अपने राइट्स को सिक्योर कर सके, अपने लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को डेवलप कर सकें। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या होता है इन काउंसिल के अंदर, खासकर ये जो TTADC वाली काउंसिल है, त्रिपुरा वाली, इसके अंदर 30 मेंबर्स हैं। 28 यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं और आप कह सकते हो कि 2 नॉमिनेट करे गए हैं गवर्नर के थ्रू, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने देखना है इसके बाद आगे की कहानी। अब रिजर्वेशन की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर आप कह सकते हो जो 60 असेंबली सीट्स है स्टेट के अंदर, इसमें से 20 सीट्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी रिजर्व किया गया है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर इनके लिए रिजर्वेशन भी दिया गया है। 20 सीट्स असेंबली के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रखी गई हैं। अब हम बात करते हैं इस नॉर्दर्न ईस्टर्न वाले रीजन के बारे में। देखो ये तो हमने डिस्कशन किया कि किस प्रकार से डिमांड उठ रही है ग्रेट ट्रिपल आइलैंड की, क्यों उठ रही है, मैंने आपको बताया इनकी जनसंख्या कम हो रही है, इस वजह से ये लोग ये डिमांड उठा रहे हैं। प्लस किस प्रकार से मुद्दे को ठंडा करा गया था ये भी मैंने आप लोग को समझाया। लेकिन अब क्या है ना, देखो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर सिर्फ त्रिपुरा की बात नहीं है, और भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर डिमांड उठती है। आप देख पाओगे जैसे कि नागालैंड को बोला जा रहा है हम लोग को एक ग्रेट नागालैंड चाहिए। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग को थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा चाहिए, मणिपुर का चाहिए, असम का चाहिए और म्यांमार का भी चाहिए, एक दूसरी कंट्री का भी हिस्सा चाहिए। तो ये लोग भी डिमांड करते हैं नागालैंड की। उसी प्रकार से असम के अंदर जो ब्रू जनजाति है वो बोडोलैंड की यहाँ पर मांग करती है। बिल्कुल हम लोग को एक बोडोलैंड चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे मेघालय ट्राइबल ऑटोनॉमी की बात करता है। तो अलग अलग यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर इस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस प्रकार से यहाँ पर मांग करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन को काफ़ी हद तक खतरा देखने को मिलता है। इस वजह से ये लोग डिमांड करते हैं। प्लस यहाँ पर काफ़ी सारे पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, जिसकी वजह से भी आज के टाइम पर त्रिपुरा के अंदर ये मांग उठ रही है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की हैं। सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हमारा पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। अगेन देखो आज का जो एक तरीके से वीडियो है ना, पॉलिटी स्पेशल होने वाला है। बहुत सारे आर्टिकल्स आज पॉलिटी के ही हैं। अगेन यहाँ पर जीएस पेपर 2 का ही आर्टिकल है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज हम लोग सीखेंगे प्राइवेट मेंबर्स बिल को। प्राइवेट मेंबर बिल कौन से होते हैं, पब्लिक मेंबर बिल कौन से होते हैं, आज आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। आर्टिकल अगेन इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, राज्यसभा ने यहाँ पर अपना जो डिसीजन है उसको रिजर्व किया, और जो प्राइवेट मेंबर बिल है, ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसको एक तरीके से यहाँ पर इंडक्शन किया गया है। और ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है बेसिकली इसको अभी यहाँ पर हमारे एक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जब रखा गया, राज्यसभा के अंदर रखा गया, तो ये किस बेसिस पर रखा गया मैं आप लोगों को बताऊंगा। खासकर इस बिल की मांग क्या है। ऑब्वियसली जब बिल लाया गया तो कोई ना कोई मांग तो होगी, बिल्कुल। तो यहाँ पे कुछ चेंज करने की बात की जा रही है। पता है इस बिल की क्या मांग है? इस बिल की मांग है कि जो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, हमारा जो संविधान का प्रियम्बल देखने को मिलता है, उस प्रियम्बल के अंदर जो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है इसको हटा देना चाहिए। इस वर्ड को चेंज करके क्या कर देना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी बॉर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू गेट अ जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। तो ये वर्ड लगा देना चाहिए हमारे प्रियम्बल के अंदर। ये यहाँ पर इस बिल की मांग है। लेकिन बहुत विवाद हो रहा है, बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। लोग यहाँ पर नहीं माने हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम लोग यहाँ पर प्रियम्बल के अंदर ये अमेंडमेंट नहीं कर सकते थे। देखो अभी मामला ठंडा पड़ चुका है, अभी इसको लेकर कोई भी डिसीजन नहीं आया है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर इसको समझ रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, क्योंकि आने वाले टाइम पर इसके बारे में डेफिनेटली चर्चा होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे प्रियम्बल क्या है। तो आप लोग देख पाओगे हमारे जब आप लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो उसमें आपको प्रियम्बल के बारे में सबसे पहले पढ़ाया जाता है, ठीक है। प्रियम्बल जहाँ पे शुरुआत होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स आप देख पाओगे, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोशलिस्ट वर्ड को हटाने की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है सोशलिस्ट वर्ड एक सोशलिज्म को, इनकी आइडियोलॉजी को डिपेक्ट करता है। तो सोशलिस्ट वर्ड को हटाकर इक्वालिटी को लगा दिया जाए, ये यहाँ पर मांग की गई है इस बिल के थ्रू। इन्होंने बोला इक्वालिटी को लगा दिया जाए, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया इसी हमारे प्रियम्बल के अंदर इक्वालिटी को लेकर ना जो चर्चा की गई है, इन्होंने यहाँ पर कुछ चेंज करने को बोला है। जो चेंज करने को बोला है मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है ना, इसको बदलकर यहाँ पर मांग की जा रही है कि इसको बदलकर क्या करना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी बॉर्न, टू बी फेड, टू बी एडुकेटेड, टू गेट अ जॉब, टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देनी चाहिए, ये मांग की गई। अब पहला क्वेश्चन तो यह है कि क्या हम लोग प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, प्रियम्बल के अंदर हम लोग संशोधन कर सकते हैं, इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है,
कौन से आर्टिकल के बेसिस पर? तो आर्टिकल 368 के बेसिस पर प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिकली, जैसे कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आपका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ देखने को मिलेगा। आप इन सब चीज़ों को नहीं बदल सकते हो, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिकली यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट के अंदर सारा समझाया गया था। एक केस हुआ था जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, बहुत पॉपुलर केस है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, डेफिनेटली इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो जाकर। ठीक है, काफ़ी बार मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर में समझाया है इसके बारे में। तो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया पार्लियामेंट हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता। हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कहीं से कहीं तक बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, बाकी आप लोग उसके अलावा चीज़ें बदल सकते हो, बाकी उसके अलावा आप लोग अमेंडमेंट कर सकते हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी के बारे में बात हो रही है, आप इनको नहीं बदल सकते हो, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको प्रियम्बल की अमेंडेबिलिटी के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। अब उसके बाद क्या अभी तक हमारा प्रियम्बल एक आध बार भी अमेंड हुआ है? बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रियम्बल इकलौती बार अमेंड हुआ है, कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। तो आपको ध्यान रखना है, प्रियम्बल हमारा एक बार अमेंड हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कब, किस बेसिस पर? 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट था इसके बेसिस पर प्रियम्बल अमेंड हुआ, और इसके अंदर हम लोगों ने 3 नए वर्ड्स को ऐड कर दिया था। और वो 3 शब्द कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। कौन कौन से वर्ड है? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। यहां पर इन वर्ड्स को इसमें ऐड किया गया था, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ बात हुई, आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। उसके बाद मैंने आपको ये अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल के बारे में समझाया। अब बात करते हैं इस बिल के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसी प्रियम्बल के अंदर अमेंडमेंट करने के बारे में वापस से चर्चा हो चुकी है। अब आपको पता चल गया कि प्रियम्बल में हम लोग क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस बिल के बारे में। देखो, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है हु इज नॉट अ मिनिस्टर इज रेफर टू एज अ प्राइवेट मेंबर। क्योंकि होगा क्या, यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? प्राइवेट मेंबर बिल की। जो प्राइवेट मेंबर बिल है ये कौन लाएगा? ये एक प्राइवेट मेंबर लेकर आएगा। और जो पब्लिक मेंबर बिल होता है ये कौन लाएगा? ये पब्लिक मेंबर लाएगा। प्राइवेट मेंबर और पब्लिक मेंबर में क्या डिफरेंस होता है? देखो, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लेकिन जो पब्लिक मेंबर होता है वो एक मिनिस्टर होता है, लेकिन जो हमारा प्राइवेट मेंबर होता है वो मिनिस्टर नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर इज रेफर टू अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है, प्राइवेट मेंबर वो होगा जो एमपी तो होगा लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होगा। अगर वो मिनिस्टर हो जाएगा तो वो कौन सा मेंबर कहलाएगा? तो वो कहलाएगा पब्लिक मेंबर। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं मुद्दे पर कि आखिरकार पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला पॉइंट, बस खाली आराम से सुनते हुए चलना, नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन करते हुए चलना। सबसे पहली चीज, यहां पर पब्लिक बिल को हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और इंट्रोड्यूस किया जाता है बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर बाय अ मिनिस्टर। ठीक है, एक मिनिस्टर के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा, यहां पर मतलब प्राइवेट बिल के अंदर पहला पॉइंट क्या बोलता है कि भाई इसको भी हम लोग इंट्रोड्यूस तो करते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो एक मिनिस्टर नहीं होता। ये तो एक मिनिस्टर होता है लेकिन दूसरा वाला मिनिस्टर नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा डिफरेंस, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? दूसरा पॉइंट यहां पर बोलता है ये जो पब्लिक बिल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसी के मिनिस्टर के बारे में चर्चा हो रही है, तो क्या होगा, वो मिनिस्टर क्या करेगा? हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज को रिप्रेजेंट करेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में चीजें मेंशन करेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज को आगे रेफर करेगा। ठीक है, तो रूलिंग पार्टी वाला यहां पर मुद्दा रखेगा। लेकिन प्राइवेट में बिल के अंदर क्या होता है, जो ओपोजिशन पार्टी है उसका स्टैंड रखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, क्योंकि जो प्राइवेट मेंबर है बेसिकली यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ओपोजिशन पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो पब्लिक मेंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारी सरकार आज के टाइम पर सत्ता में है। तीसरा डिफरेंस क्या है? यहां पर देखो, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि जो पब्लिक बिल है उसको अप्रूव कर दिया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू, क्योंकि ऑब्वियसली वही सरकार है जो कि रूलिंग गवर्नमेंट है और एक तरीके से यहां पर मेजोरिटी में है। ठीक है, जो एमपी से ये ज्यादा है मेजोरिटी में, तो डेफिनेटली इनका जो बिल है वो अप्रूव हो ही जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो पब्लिक बिल है वो पार्लियामेंट में अप्रूव हर हाल में हो ही जाता है, लेकिन जो प्राइवेट बिल है मतलब इसके रिगार्डिंग बहुत कम चांसेस होते हैं अप्रूव होने के लिए। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि यहां पर आप कह सकते हो यहां पे कोई अपोजिशन पार्टी बैठी पड़ी है और यहां पर एमपीज ऑलरेडी वैसे भी कम है, सत्ता में यहां पर पार्टी देखने को नहीं मिलेगी, तो क्या होता है इसके बहुत कम चांस होते हैं अप्रूव होने के लिए। लेकिन क्या होता है, पब्लिक बिल अप्रूव हो जाता है, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या डिफरेंस बताता है कि पब्लिक बिल की अगर हम बात करें तो इसको एक तरीके से इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट टू द एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड मे लीड टू इट्स रेजिग्नेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो आपने यहां पर आपकी सरकार चल रही है, आप रूलिंग गवर्नमेंट हो, आपने यहां पर बिल पास करवाया,
क्योंकि पहले बिल लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा, है ना, आप लोगों को मालूम होगा। राज्यसभा में तो बिल अटक जाता है, देखो राज्यसभा में हर हाल में बिल अटक ही जाता है, लेकिन लोकसभा में नहीं अटकना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में आपकी सत्ता पूरी तरह से है। तो जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है, जो सरकार चला रही है, रूलिंग गवर्नमेंट, वो एक तरीके से उसने अगर कोई बिल पास किया तो लोकसभा से वो पास हो ही जाना चाहिए। अगर वो सरकार लोकसभा से भी बिल को पास नहीं करा पाएगी तो आप कह सकते हो सरकार को रेजिग्नेशन करना बनता है भाई, क्योंकि वो सरकार लोकसभा से भी वो बिल पास नहीं करवा पाई जहां पर उसकी मेजोरिटी, जहां पर उसका कंट्रोल पूरी तरह से देखने को मिलेगा। तो क्या है यहां पर क्या होगा, एक तरीके से वो क्या कर सकती है, रेजिग्नेशन कर सकती है, रिजाइन कर सकती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है दूसरे साइड में आप देख पाओगे जो प्राइवेट बिल है, यहां पर इनका कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई चर्चा नहीं रहती है, क्योंकि यहां पर ऑब्वियसली यहाँ पर हुआ क्या है, बेसिकली इनका बिल अटक सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी मतलब ये जो एक तरीके से सारे अपोजिशन पार्टीज वाले हैं तो इनका एक तरीके से रिजेक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है। तो इनका पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। तो आई होप आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ता है पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस के ऊपर, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि आपकी सरकार चल रही है, आप तब भी यहाँ पर लोकसभा के अंदर बिल को पास नहीं करवा पाए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर कोई एक तरीके से अपोजिशन पार्टी है तो यहाँ पर सही से वो पास नहीं हो पाता है, तो भी यहाँ पर काम चलेगा। दूसरा पॉइंट आप देख पाओगे, नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि जो पब्लिक बिल है इसका जो इंट्रोडक्शन है हम लोग यहाँ पर हाउस के अंदर करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 7 दिन का नोटिस चाहिए होता है। मतलब कि आपको 7 दिन पहले नोटिस जारी कर देना पड़ेगा कि हाँ भाई हम लोग इस बिल को पास करने वाले हैं। लेकिन जो प्राइवेट बिल होता है इसको पास करने के लिए आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप लोग को 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है कि हाँ भाई 1 महीने बाद हम लोग इस बिल को पास करने वाले हैं। ये आपको क्लियर हुआ। लास्ट वाला जो पॉइंट है, लास्ट वाला डिफरेंस है वो क्या बोलता है, पब्लिक बिल के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो कंसल्टेशन वगैरह है वो सब कुछ देखने को मिलता है, लॉ डिपार्टमेंट के साथ बातचीत होती है, कंसल्टेशन करने के बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट बिल है बेसिकली इसके अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, एक मेंबर के ऊपर, जिसने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिसने यहाँ पर इस बिल को जारी किया है, ठीक है, जिसने यहाँ पर इस बिल को पास किया है, जो ये बिल लेकर आया है, तो इसी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आई होप आप लोग पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर रह गई है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है इसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कब, सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे में। लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक बिल हो सकता है, जो पब्लिक बिल होता है उसको हम लोग कभी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी दिन पर, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल को हम लोग फ्राइडे में ही डिस्कस करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में आपको आइडिया रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। अगेन एक और बहुत बेहतरीन सा आर्टिकल, यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों को और समझेंगे। रूल्स टू एडमिट क्वेश्चंस बाय एमपीज, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस प्रकार से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, एक क्वेश्चन उठाया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू और उस क्वेश्चन को डिसअलाउ कर दिया गया, कुछ नेशनल इंटरेस्ट का यहाँ पर मुद्दा आ रहा था उसकी वजह से। और ऐसे हमने बहुत सारे और भी सेशंस देखे हैं पिछले कुछ दिनों में जहां पर एमपीज के क्वेश्चन को डिसअलाउ किया गया है, उनके क्वेश्चंस नहीं लिए गए। ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या इनके क्वेश्चन पूछने का अधिकार कहां कहां पर है। तो बिल्कुल यहां पर एमपीज के पास दोनों हाउसेस में, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, यहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर आप देख पाओगे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके पास पूरा हक है, पूरा राइट है। वो लोग यहां पर एक तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन की मांग कर सकते हैं, किसी भी मिनिस्ट्री से, किसी भी डिपार्टमेंट से, हर किसी से यहाँ पर मांग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। एक होता है स्ट्रेट क्वेश्चन, एक होता है अनस्ट्रेट क्वेश्चन, एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन और एक होता है क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कौन से क्वेश्चन होते हैं, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इनके पास पूरा हक है कि ये हर किसी मिनिस्ट्री से क्या कर सकें, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन को ले सकें। तो राइट टू आस्क क्वेश्चन बिल्कुल इनके पास है। उसके बाद इनको इसी चक्कर में पहला घंटा मिलता है। ठीक है, जब भी यहाँ पर हमारा पार्लियामेंट ओपन हुआ, पार्लियामेंट में सेशन चालू हुआ, तो जो पहला घंटा होता है ना हर सिटिंग का, वो यहाँ पर डिवोट किया जाता है कि भाई आप क्वेश्चन आंसरिंग कर लो, जो भी पूछना है पूछते रहो। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर इस वाले पहले घंटे को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन आवर। तो आप लोग को ध्यान रखना है, दोनों ही हाउस के अंदर ये हम लोग को सिस्टम देखने को मिलता है, इसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। तो सेशन का पहला घंटा क्वेश्चन आवर कहलाता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, जो राज्यसभा के चेयरमैन हो गए या लोकसभा का स्पीकर हो गया, आपको मालूम है राज्यसभा में चेयरमैन होता है और लोकसभा में स्पीकर होता है। तो यहाँ पर इनके पास अथॉरिटी की डिसाइड कर सके कि क्वेश्चन को लिया जा सके, मतलब कोई क्वेश्चन जो उठाया गया है उसको अलाउ करें या ना अलाउ करें, वो यहाँ पर इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इनके पास यहाँ पर डिसाइड करने का पूरा हक है कि यहाँ पर क्वेश्चन को एडमिट किया जाए या नहीं किया जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लोकसभा में सारी चीजें कहाँ पर मेंशन्ड है। तो लोकसभा में यहाँ पर क्या है, वंस द नोटिस फॉर क्वेश्चन इज रिसीव्ड बैलेट्स डिटरमाइन प्रायोरिटी। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर आप कह सकते हो जैसे क्वेश्चन कुछ पूछा गया,
जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को एग्जामिन किया जाएगा। इसकी यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं इसको लेकर आप कह सकते हो लोकसभा के अंदर कहाँ पे मेंशन्ड है, रूल्स 41 से लेकर रूल्स 44 तक। तो लोकसभा के जो रूल 41 से लेकर रूल 44 है ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, यहाँ पर क्वेश्चनिंग के बारे में सारी चीजें मेंशन्ड है। तो लोकसभा में जो क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि पूछे जा सकते हैं और उसके बाद लेकिन उन क्वेश्चंस को नहीं लिया जाएगा। कौन कौन से जो कि रिपीटेटिव होंगे, मतलब एक क्वेश्चन आप लोग पूछ चुके हो पहले भी, उसको दोबारा से पूछ रहे हो, वो क्वेश्चन आगे एडमिट आपका नहीं किया जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ पेंडिंग जजमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पड़े हुए हैं तो उन क्वेश्चन को नहीं लिया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर रूल 41 से लेकर रूल 44 तक मेंशन्ड है, ठीक है। अब बात करी थी हमने क्वेश्चन के बारे में, तो ये आप लोग देख पाओगे क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया। स्टेट क्वेश्चन होता है, अनस्टेट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर होता है। स्टेट क्वेश्चन के बारे में बात करें, जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स यहाँ पर एक तरीके से ओरली आंसर चाहते हैं कि भाई हमारे मुंह जवानी एक तरीके जो मिनिस्टर है कोई भी, उससे मुंह से ही आंसर मिल जाए तो फटाफट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट क्वेश्चन क्या होता है, एक तरीके से शॉर्ट में मुंह से आप आंसर दे दो। लेकिन अनस्टेट क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो एमपी है वो ये मांग करता है कि हम लोग को लिखित में आंसर चाहिए, ठीक है, हम लोग को लिखित में दो आंसर। लेकिन जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है यहाँ पर एक तरीके से अर्जेंट मैटर पर यहाँ पर डिस्कशन होता है, अर्जेंट मैटर पर आप क्वेश्चन ले सकते हो तो ओरली यहाँ पर इसका आंसर दिया जा सकता है। उसी प्रकार से जो प्राइवेट मेंबर्स है उनसे भी क्वेश्चनिंग की जा सकती है। इसके बारे में रूल 40 ऑफ लोकसभा के अंदर मेंशन्ड है और रूल 48 ऑफ राज्यसभा के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी भी बिल के रिगार्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी मैटर के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर उसी मेंबर से पूछा जाएगा जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि प्राइवेट मेंबर है, ठीक है, जिसने यहाँ पर इस बिल को रिगार्डिंग इस बिल को जारी किया है, उसी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। और प्राइवेट मेंबर कौन होता है अभी मैंने पिछले वाले आर्टिकल में आप लोगों को बताया था, ठीक है। जो ये बिल लेकर आ रहा है वही पूरा जिम्मेदार होगा उसके बारे में, तो उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें कहाँ पर मेंशन है मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। लो अगला आर्टिकल भी पॉलिटी का, जैसे मैंने आपको बताया आज का जो वीडियो है ना ये पॉलिटी स्पेशल है। तो अगले यहाँ पर सॉरी ये आर्टिकल हमारा इकॉनमी का है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिटी स्पेशल नहीं हुआ, ये हमारा इकॉनमी का है। इकॉनमी आती है हमारे जीएस पेपर 3 के अंदर। अभी क्या हुआ है, वेज रेट इंडेक्स के बारे में चर्चा हो रही है। तो अगेन आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पीआईबी के अंदर इस आर्टिकल को मेंशन किया गया था। रिसेंटली क्या हुआ है, हमारी सरकार ने एक जो BSER है बेसिकली इसका वो रिवाइज कर दिया। देखो वेज रेट इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, मजदूरी, वेज हम लोग किसको बोलते हैं, मजदूरी को। अब यहाँ पर वेज रेट इंडेक्स का जो बेस ईयर था पहले वो 1963 से लेकर 1965 का हुआ करता था। मतलब कि हम लोग देखते थे कि 1963 से लेकर 1965 से मतलब 1965 से लेकर अभी तक यहाँ पे मजदूरी बढ़ी है, मतलब कितनी बढ़ी है, कौन कौन से सेक्टर के अंदर वेज रेट हम लोग बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो मतलब जो बेस ईयर है कैलकुलेशन हम लोग इस हिसाब से करते थे कि 1963 से कैलकुलेट करते थे। लेकिन अब बेस ईयर बदल दिया गया, अब 1963 का बेस ईयर नहीं होगा, अब होगा 2016 का। अब हम लोग हर बार जब भी वेज रेट को मेंशन करेंगे, मेजर करेंगे तो 2016 से मेजर किया जाएगा कि 2016 से हम लोग देखें तो वेज रेट के अंदर कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। तो जो बेस ईयर होता है बेसिकली वो 2016 की बार रखने वाले हैं। तो ये बदल दिया गया, पहले 1963 हुआ करता था, अब यहाँ पर 2016 कर दिया गया। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, इन्होंने यहाँ पर इस पूरे नई सीरीज को रिलीज किया है और यहाँ पे बोला है कि भाई 2016 है वो एक तरीके से बेस ईयर होगा, ये भी यहाँ पर आपको मेंशन करना है। और ये सारी चीज़ यहाँ पर आप कह सकते हो कि कंपाइल करी गई है, मेंटेन करी गई है लेबर ब्यूरो के थ्रू। और लेबर ब्यूरो बेसिकली एक अटैच ऑफिस है जो कि ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री है, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जितने भी यहाँ पर आप कह सकते हो चीज़ें ये बेस्ड हैं, एक रिकमेंडेशन के ऊपर बेस्ड हैं। और वो रिकमेंडेशन किसने दिया है, वो दिया है ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, और नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन ने। इन्होंने मिलकर यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया, उसके बेसिस पर हमने क्या करा, अपने बेस ईयर को बदल दिया है, ठीक है। जो ये न्यू सीरीज है इसके अंदर आप जो भी कंपाइलेशन आएगा वो हाफ ईयर का आएगा। देखो पहले हम लोग पूरे साल का डेटा एक ही जगह पर रखते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब हाफ ईयर का, मतलब जनवरी तक का, मतलब 6 महीने जनवरी तक का, उसके बाद जुलाई से यहाँ पर आप कह सकते हो अलग अगले 6 महीने का। तो 2 टुकड़ों में हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास डेटा मेंशन करने वाला है। अब क्या होगा, पहले यहाँ पर जो वेज रेट हुआ करते थे, मजदूरी होती थी, इसमें यहाँ पर हर एक इंडस्ट्री को रखा नहीं गया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, 37 इंडस्ट्रीज को यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप कह सकते हो 37 इंडस्ट्रीज को कवर किया गया है इस नई सीरीज के अंदर। जो 16 इंडस्ट्री है वो बिल्कुल नई इंडस्ट्रीज को ऐड किया गया है, मतलब जो भी मजदूर काम कर रहे होंगे टेक्सटाइल गारमेंट्स में, ठीक है, या फुटवेयर पर, पेट्रोलियम में, ठीक है, उन सबको भी ऐड किया गया है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर हमने और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ऐड कर दिया है। इनका भी वेज रेट, इनका भी हम लोग देखेंगे कि हाँ इन सेक्टर में, इस वाले सेक्टर के अंदर जो मजदूरी है वो बढ़ी या घटी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस नई सीरीज के अंदर जो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑयल माइनिंग इंडस्ट्री हो गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ऑयल माइनिंग इंडस्ट्रीज के साथ हम लोगों ने और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, लगभग 3 प्लांटेशन इंडस्ट्रीज को ऐड किया है, जैसे कि
टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, इस सेक्टर के अंदर यहाँ पर वेज रेट क्या है, इस सेक्टर के अंदर मजदूरी क्या चल रही है, बड़ी है घटी है, इसको मेजर किया जाएगा। उसी प्रकार से आज के टाइम पर टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ के अंदर मोटर व्हीकल्स है टॉप पर, उसके बाद कोल माइनिंग, नेक्स्ट टेक्सटाइल गारमेंट, नेक्स्ट आयरन एंड स्टील, देन उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये 5 इंडस्ट्रीज़ हैं। लगभग जो टोटल वेट होगा, मतलब कि जो हमारा वेज रेट इंडेक्स है, इसका 46% यहाँ पर इन्हीं 5 इंडस्ट्रीज से कैलकुलेट किया जाएगा। तो इन्हीं 5 इंडस्ट्रीज़ का जो भी हमारे पास अमाउंट निकल कर आएगा, मतलब जो रेट निकल कर आएगा, आप कह सकते हो वो थोड़ा ज़्यादा निकल कर आने वाला है। तो मतलब टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ है बेसिकली, ये आप देख पाओगे कि इनका वेज रेट भी देखा जाएगा। आज के टाइम पर ये सबसे ज़्यादा आप देख पाओगे, यहाँ पर ज़्यादातर मजदूर काम कर रहे हैं और इनका रेट इंडेक्स भी यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा जो रिवाइज बेस ईयर बेसिकली ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है और ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर चीज़ें मेंशन करेगा, कॉम्प्रहेंसिव वे में डिटेल में चीज़ें मेंशन करी जाएंगी। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये क्या चीज़ें मेंशन करने में, जो मिनिमम वेज है, नेशनल फ्लोर वेजेस है, इन सबको यहाँ पर हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स पर देख पाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले अलग दूसरी इंडस्ट्रीज़ को इसके अंदर ऐड नहीं किया गया था, नाउ अब यहाँ पर दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी ऐड किया गया है, उनकी भी मजदूरी को चेक किया जाएगा कि उन सेक्टर्स के अंदर कंपैरिजन में 2016 के कंपैरिजन में मजदूरी बढ़ी है या घटी है। तो इस प्रकार से हम लोग वेज रेट को मेंशन करने वाले हैं। अब बात करते हैं वेज रेट इंडेक्स 2020 की। 2020 का क्या हाल है, तो देखो ऑल इंडिया वेज रेट इंडेक्स यहाँ पर 2020 का जो है बेसिकली इसने यहाँ पर बताया है कि बिल्कुल जो हाईएस्ट वेज रेट इंडेक्स है, कौन कौन से सेक्टर के अंदर मजदूरी बढ़ी है, तो आप देख पाओगे ड्रग्स, मेडिसिन, उसके बाद शुगर, मोटरसाइकिल, जूट, टेक्सटाइल और टी प्लांटेशन, ये सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर वेज रेट इंडेक्स हाईएस्ट गया है। दूसरा यहाँ पर वेज रेट इंडेक्स कहाँ पर लोएस्ट गया है, तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं वो, तो उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर रबर प्लांटेशन हो गया, उसके बाद यहाँ पर पेपर कास्टिंग्स, फोर्जिंग, वुलन टेक्सटाइल, सिंथेटिक टेक्सटाइल। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर वेज रेट इंडेक्स लो रहा है साल 2020 के अंदर, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, खासकर आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्ट एंड कल्चर आता है हमारा जीएस पेपर 1 के अंदर। यहाँ पे चर्चा की गई है कला संस्कृति विकास योजना के बारे में। तो रिसेंटली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है एक स्कीम को, क्या नाम है, स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट एंड तिब्बतन कल्चर। जो खासकर बुद्धिस्ट और तिब्बत वाला कल्चर है उसको डेवलप करने के लिए, उसका और विकास करने के लिए कुछ पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। कौन सी योजना के अंडर में, वो उस योजना का नाम है कला संस्कृति विकास योजना। ठीक है, तो इस योजना के अंडर में ये पैसा प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इस स्कीम के अंदर क्या होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, कुछ पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा वॉलंटरी बुद्धिस्ट को, तिब्बतन ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि अपने कल्चर को आगे बढ़ा सकें, इनको आगे डेवलप कर सकें। इसके लिए 30 लाख रुपीस पर ऑर्गेनाइजेशन देने वाले हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को 30 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, तो कल्चर को बेसिकली प्रमोट करने के बारे में चर्चा की गई। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि कला संस्कृति विकास योजना बेसिकली यहाँ पर एक अम्ब्रेला स्कीम है, या मतलब आप कह सकते हो एक बड़ी सी स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, जिसका मेन काम है हमारे भारत की जो कला संस्कृति है उसको प्रमोट करना, उसको आगे बढ़ाना। ये हमारे केंद्र सरकार के अंडर में आती है। ये जो मिनिस्ट्री है इसका मेन काम है, मैंने आप लोगों को बताया, पैसा प्रोवाइड करवाएंगे और पैसा प्रोवाइड करवाने के बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, कुछ पैसा यहाँ पर देने वाले हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर क्या है, आप कह सकते हो और भी बहुत सारा पैसा दिया जाएगा जो हमारे 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस हैं भारत की। 13 मतलब इंटेंजिबल विरासत हैं भारत के बहुत पुराने, जिसको यूनेस्को ने रिकग्निशन दे रखा है, उनको भी आगे प्रमोट किया जाएगा, उनके ऊपर ही पैसा खर्चा जाएगा। आखिरकार यहाँ पर ये 13 इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं, तो आप लोग ये देख पाओगे। सबसे पहला आता है हमारा ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, ठीक है, उसके बाद रामलीला आता है, उसके बाद यहाँ पर कुतियत्तम संस्कृत थिएटर है ये, उसके बाद यहाँ पे आता है रमन रिलीजियस फेस्टिवल है ये बेसिकली, उसके बाद मुद्देतु आता है, रिचुअल थिएटर है, डांस ड्रामा ऑफ केरला है, उसके बाद कलबेली आता है, कलबेली एक फोल्क सॉन्ग है, छाऊ डांस आता है। इन सबको अलग अलग साल में आप कह सकते हो यहाँ पर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर डाल रखा है, मतलब कि यहाँ पर एक तरीके से ये भी विरासत है, हमारी संस्कृति को लेकर यहाँ पर इनका काफ़ी बड़ा रोल है, इनको प्रोडक्शन देने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा खर्चने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। आज का लास्ट आर्टिकल देखो, यहाँ पे मैंने इकोनॉमी लगा रखा है, हालांकि यहाँ पर मुझे एनवायरमेंट का पोर्शन लगाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर ये वाला आर्टिकल बेसिकली एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट भी आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। यहाँ पे चर्चा की गई है एक नई प्रजाति के बारे में जिसका नाम है काइथाई सूका। ठीक है, क्या नाम है, काइथाई सूका सैकिकोरम। अभी मैंने गलत बोल दिया, फिर से बोलते हैं भाई, खतरनाक सा नाम है, काइताईसूका सैकिकैरम। ठीक है, तो क्या नाम है, काइताईसूका सैकिकैरम। बिल्कुल, अब रट गया है, काइताईसूका सैकिकैरम। तो एक नई मैरीन रेप्टाइल है ये बेसिकली, इस प्रकार का रेप्टाइल देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या इसके फॉसिल्स पाए गए हैं अभी कोलंबिया के अंदर, तो उसी को लेकर चर्चा की है। तो रिसेंटली यहाँ पर एक इंटरनेशनल टीम है रिसर्चर्स के, जिन्होंने यहाँ पर कुछ फॉसिल्स यहाँ पर ढूंढे हैं, किसके, काइताईसूका सैकिकैरम के। यहाँ पर आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और
यहाँ पर आप लोग देख पाओगे जो काइताई सूका है, ये जो वर्ड है बेसिकली ये सेंट्रल कोलंबिया के अंदर इस्तेमाल करा जाने वाला वर्ड है, ठीक है। मतलब ये वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कोलंबिया के अंदर, जिसका मतलब है दैट वन दैट कट्स विद समथिंग शार्प, यहाँ पर एक जो कि काफ़ी तेजी से काट सके। तो आप देख पाओगे यहाँ पर इस प्रकार की मछली आपको देखने को मिलेगी, रेप्टाइल देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार का नजर आता था। ये यहाँ पर आप देख पाओगे इसके कितने शार्प दांत हैं, इसी के बेसिस पर मतलब ये खा सकता है, किसी को भी काट सकता है बुरी तरह से, इस वजह से यहाँ पर इसको ये नाम दिया गया, ठीक है, काइताई सूका सैकिकेराम, क्योंकि काइताई सूका का मतलब होता है दैट वन दैट कट्स विद समथिंग शार्प। ओके, अब क्या है ना, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो नाम है बेसिकली यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नाम दिया गया है ताकि जो एंशिएंट हमारा म्यूजिक का कल्चर हुआ करता था उसको एक तरीके से ऑनर किया जा सके, तो इस वजह से यहाँ पर काइताई सूका ये नाम दिया गया। और ये जो जानवर बेसिकली पाया गया, इसका जो एक तरीके से फॉसिल्स पाए गए हैं वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बोला जा रहा है बहुत पुराने टाइम के हम लोग देख पा रहे हैं, बहुत पुराने तरीके के हम लोग यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और एग्जैक्टली यहाँ पर बताया गया कि ये जो फॉसिल है इसको काफ़ी प्रिजर्व किया गया, इसको काफ़ी एक तरीके से प्रोटेक्शन दी गई थी, और ये एक लास्ट सर्वाइविंग आइकाइथाइसॉर्स रहा था। मतलब कि आप कह सकते हो एक लास्ट सर्वाइविंग आइकाइथाइसॉर्स रहा है। आइकाइथाइसॉर्स कौन से होते हैं, तो आइकाइथाइसॉर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये मेंबर होते हैं एक्सटिंक्ट ग्रुप एक्वाटिक रेप्टाइल के, मतलब मेंबर होते हैं, क्या मेंबर थे, एक ऐसा ग्रुप जो कि खत्म हो चुका है, एक ऐसे रेप्टाइल्स थे एक्वाटिक रेप्टाइल्स जो कि खत्म हो चुके हैं, एक तरह से बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो आज के टाइम पर प्रोपोइसिस होते हैं ना उसी प्रकार से दिखाई पड़ते थे। प्रोपोइसिस क्या होते हैं, तो प्रोपोइसिस ये आप देख पाओगे डॉल्फिन की तरह नजर आ रहा है, लेकिन डॉल्फिन नहीं है, ये प्रोपोइसिस है। तो प्रोपोइसिस भी यहाँ पर एक्वाटिक मैरीन होता है। तो यहाँ पर जो आइकाइथिस होते थे आइकाइथाइसॉर्स, वो इसी प्रकार से दिखाई पड़ते थे। ये आज के टाइम पर प्रोपोइसिस आपको बहुत सारी जगह पर देखने को मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पर आइकाइथाइसॉर्स है ये बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो आप देख पाओगे यहाँ पर बोला गया लगभग इनका जो टाइम पीरियड था वो मेसोजोइक एरा के टाइम पर ये आपको देखने को मिलता था। मेसोजोइक एरा कौन सा है मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। जब हम यहाँ पर ऐसे एरा की बात करते हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो उसके अंदर आप देख पाओगे सिनोजोइक आता है और मेसोजोइक आता है। मेसोजोइक ये वाला एरा है। मेसोजोइक के अंदर भी 3 एरा आए थे, क्रिटेशियस, ठीक है, जहां पर बहुत सारा मास एक्सटिंक्शन हुआ, बहुत सारे जो रेप्टाइल्स है वो यहाँ पर खत्म हो चुके, उनकी प्रजातियां खत्म हो चुकी थी, जो डायनासोर्स है ना वो भी यहाँ पर खत्म हुए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मीजोजोइक एरा के अंदर एक क्रेटाशियस आता है, दूसरा जुरासिक आता है, तीसरा ट्रासिक आता है, ठीक है। जुरासिक में आप देख पाओगे यहाँ पर जो डायनासोर्स वगैरह इनका मास एक्सटिंक्शन हुआ, ये भी पूरी तरह से खत्म हुए। ट्रासिक बारे में आप देख पाओगे फर्स्ट डायनासोर ये यहाँ पर खत्म हुए, फर्स्ट मैमल खत्म हुए, फ्लाइंग रेप्टाइल्स खत्म हुए, तो ये इन सब का एक तरीके से एक्सटिंक्शन हुआ। तो मीसोजोइक एरा के अंदर भी यहाँ पर आइकाइथाइसॉर्स पाए जाते थे, यहाँ पर ये भी एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए, ये भी तरीके से खत्म हो गए। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। तो आई होप आप लोग यहाँ पर ये समझ गए होंगे काइथाइसूका सैकिकेरम क्या है। तो एक प्रकार के फॉसिल्स पाए गए हैं, एक तरीके से मछली से रिलेटेड है, काफ़ी खतरनाक मछली है, देखने को मिलेगी। नाउ अब हम लोग देखते हैं हमारे क्विज क्या क्या है। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से सुना है तो इनको आप लोग बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है त्रिपुरा यहाँ पर एक किंगडम है, किस डायनेस्टी के अंडर में इसको रूल किया गया था, उस डायनेस्टी का नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, हम लोगों ने प्रीएम्बल जो हमारा प्रीएम्बल होता है, हम उस प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये आप लोगों को बताना है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने प्रीएम्बल को अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, यहाँ पर हम लोग एक ऐसी चीज़ है जिसको अमेंड नहीं कर सकते, वो क्या है आपको ये भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर पहला घंटा होता है, बैठा जाता है, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो यार मैंने ये भी बता दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको कौन सा घंटा बोलते हैं, तो आप लोगों को बताना है उसका नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, अभी तक जो प्रियम्बल है वो अमेंडमेंट तो हुआ है, उसके अंदर एक बार अमेंड हुआ है, वो बदलाव हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो जो अमेंडमेंट हुआ था वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताना है। प्लस उस अमेंडमेंट में 3 नए वर्ड ऐड करे गए थे प्रियम्बल में, वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं वो भी आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सरकार ने अभी रिवाइज कर दिया है वेज रेट इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो, तो वेज रेट इंडेक्स का बेस ईयर अब क्या कर दिया गया है, नया आप कह सकते हो बेस ईयर आप लोग को बताना है। पुराना वाला 1963 से लेकर 1965 का है, नया वाला आप लोग बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट तिब्बतन कल्चर। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट तिब्बतन कल्चर को आगे प्रमोट करने के लिए कुछ पैसा खर्चा जाएगा, उसके लिए स्कीम को लॉन्च किया है, लेकिन वो स्कीम कौन से योजना के अंडर में लॉन्च करी गई है, उस योजना का नाम आप लोगों को बताना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर कीज मैंने आप लोगों को आगे प्रोवाइड करवा दिए, इनको देखना मत, अपने आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये सारे आर्टिकल्स थे जिसका हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है। ग्रेट त्रिपुरा लैंड के बारे में जाना, सारी कहानी हमने डिटेल में समझी है। प्राइवेट मेंबर्स बिल के बारे में सारा डिटेल डिस्कशन किया। उसके बाद एमपीज़ के बारे में जाना कि एमपीज़ किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
उसके बाद वेज रेट इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने सारी बातें जानी, कला संस्कृति योजना के बारे में जाना, फिर उसके बाद काइताई सूका सेगी कैरम के बारे में जाना। तो अगर आप देख पाओगे आर्टिकल काफ़ी ज़बरदस्त है, आप लोग चाहो तो नोट्स वगैरह इसके प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।